हेलो बच्चों, मैं हूं हृदय एससीजी इंस्टीट्यूट से। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि हमें क्लास 10th की साइंस में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो है वन शॉट में कवर करना है। ठीक है, तो क्या नाम है जो है बहुत बच्चों को दिक्कत आती है इस चैप्टर में, लेकिन कोई बात नहीं, आप साथ के साथ पढ़ते रहें, प्रॉब्लम जो है वो आपकी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है हमारे स्क्रीन पर वो है बेटा इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअल में क्या होता है। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। मतलब कह दिया हमने कि जो चार्जेस है ना, अगर वो फ्लो करने शुरू कर दें तो हम उसे क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोल देते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट इज कैरिड बाय द मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू अ कंडक्टर। अब ये जो इलेक्ट्रिक करंट आता है वो कहां से आ रहा है। मान लो लेट सपोज मेरे पास कोई कंडक्टर है। यहाँ कंडक्टर की बात क्या है, कंडक्टर हम बोल रहे हैं बेटा कोई भी एक वायर को बोल रहे हैं। ठीक है, और उस वायर में क्या है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं तो दैट मींस वो इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा। ठीक है, बाय कन्वेंशन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल मान लो कि हमारे इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है ना वो इस तरफ से है, इधर से क्या है, इस तरफ है। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने की डायरेक्शन। लेकिन जो करंट की डायरेक्शन होगी वो बेटा जस्ट अपोजिट होगी इलेक्ट्रॉन के फ्लो के। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं प्रोटॉन्स की, तो जो प्रोटॉन क्या होते हैं भाई, वो भी तो चार्जेस है ना। प्रोटॉन्स भी क्या होंगे, उन पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। इलेक्ट्रॉन्स क्या है, नेगेटिव चार्ज है इन पर, इलेक्ट्रॉन्स पर। तो करंट की डायरेक्शन में क्या नाम है जो है, अगर करंट मान लो इधर से इधर बह रहा है तो प्रोटॉन भी इधर सेम डायरेक्शन में बहता है। लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। क्लियर हो गई ये वाली बात। ठीक है, अब बात करी जा रही है भाई इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। तो सर्किट की अगर मैं आपसे कहूं कि मान लो लेट सपोज कि करंट फ्लो होना शुरू हुआ है इस तरह से। ठीक है, जहां से शुरू हुआ वहीं पर क्या आ गया, ये वापस आ गया। क्लियर हो रही है ये बात। तो एक तरह से क्लोज्ड क्या है, पाथ बना रहा है। इस पाथ को, इस रास्ते को ही हम क्या बोल रहे हैं बेटा, एक सर्किट बोल रहे हैं। ठीक है, आगे डिस्कस करेंगे हम फर्दर कि ये एक्चुअल में क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला हुआ है कि एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है ना। एक्सप्रेशन देख लेते हैं हम। करंट को जो है बेटा आई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करेंगे करंट को, कैपिटल आई से डिनोट करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। कि जो इलेक्ट्रिक करंट है उसे हम एक्सप्रेस कर रहे हैं रेट। रेट मैंने आप लोगों को कई बार बताया हुआ है कि रेट का मतलब जहां पर रेट आ जाए दिस मींस कि हम टाइम की बात कर रहे हैं। तो पर यूनिट टाइम में, और यूनिट टाइम का मतलब क्या है, यहाँ पर यूनिट टाइम बोले तो हम टाइम की जो ऐसे यूनिट है वो सेकंड मानते हैं। ठीक है, तो एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है, कंडक्टर के थ्रू, दैट इज कॉल्ड क्या हो जाएगा, फ्लो ऑफ चार्जेस। क्लियर हो गई। अब हमने क्या कहा कि जो चार्जेस हैं, चार्जेस की बात कर रहे हैं, तो चार्जेस तो हमारे पास बेटा दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है हमारे पास पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। जो पॉजिटिव होता है उसे हम प्रोटॉन बोला हमने, और जो नेगेटिव चार्जेस है उसे हम क्या बोल रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं, है ना। तो चार्जेस को, ये दोनों चार्जेस को मिला के हम क्या बोलते हैं बेटा, क्यू बोल देते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा है कि इफ द नेट इलेक्ट्रिक चार्जेस क्यू थ्रू फ्लो थ्रू अ क्रॉस सेक्शन। अब क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या हुआ, समझेंगे ध्यान से। मान लो ये कोई कंडक्टर था, इस कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये वाला, कि भाई हाँ इसकी क्या नाम है, जो डायमेंशन है वो ये है। ठीक है, ठीक है, लेंथ लेंथ भी आ जाएगी आपकी, है ना, एरिया। तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इतने क्रॉस सेक्शन एरिया में अगर क्यू चार्ज जो है वो फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, तो वेयर आई इज इलेक्ट्रिक करंट, आई जो होता है वो इलेक्ट्रिक करंट होता है, और क्यू जो होता है वो नेट चार्ज होता है, और टी जो होता है वो टाइम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक रिलेशन बन रहा है आपका, वो मैं रिलेशन अभी डिस्कस करूंगा। वैसे आई इज इक्वल टू होता है, मैं बता दूं आपको, आई इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन में टी। और आप इसे इस तरह से भी याद कर सकते हो कि Q बराबर में इट, इंग्लिश में हम लोग इट पढ़ते हैं बेटा। ठीक है, तो इट से भी आप याद रख सकते हो, और वो इक्विवेलेंट होता है किसके, Q के। Q क्या हो गया इसमें, नेट चार्ज हो गया। I क्या हो गया बेटा, करंट हो गया। और T क्या हो गया, टाइम हो गया। ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे सारी चीजें। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड करंट, ऐसा यूनिट इज कूलाम। इलेक्ट्रिक चार्ज ऐसा यूनिट ऑफ क्या नाम है, करंट की अगर मैं बात करूं तो वो होती है हमारे पास एम्पियर।
करंट की जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है एम्पियर, जिसको हम कैपिटल ए से भी डिनोट करते हैं। और अगर मैं चार्जेस की बात करूं, जो हम क्यू बोल रहे थे, क्यू की जो ऐसा यूनिट होती है बेटा वो होती है सी बोले तो कूलाम। क्या हो जाएगी बेटा? कूलाम। ठीक है। और एक कूलाम चार्ज में लगभग 6 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर हो गई? एक कूलाम क्या हो गया? चार्ज की ऐसे यूनिट हो गई। तो एक कूलाम जो है वो 6, उसमें 6 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, जो हमने अभी डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो मैं बोर्ड के पर्पज से बताऊं आपको कि हमसे ना क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डिफाइन 1 एम्पियर, कि 1 एम्पियर क्या होता है। अब देखो ध्यान से देखना सारे बच्चे, आई बराबर में आपने क्या बोला था? क्यू अपॉन में टी बोला था। ठीक है। तो आई जो है वो किसकी, ऐसे आई को क्या बोल रहे हैं हम? करंट बोल रहे हैं। तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो कि 1 एम्पियर इज इक्विवेलेंट टू 1 कूलाम, क्योंकि क्यू क्या हो गया? कूलाम हो गया, अपॉन में 1 सेकेंड। ठीक है। तो यही डिफाइन हो रहा है हमारा 1 एम्पियर। अब लिखने का तरीका क्या होगा कि एम्पियर इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू द सरफेस एट द रेट ऑफ 1 कूलाम पर सेकेंड। मतलब एक सेकंड में, मान लो कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर में एक सेकंड में क्या है? एक कूलाम चार्ज जो है वो फ्लो हो जाए, तो वो किसके इक्विवेलेंट होगा? हमारा 1 एम्पियर के इक्विवेलेंट होगा। बताओ समझ में आ गई ये वाली बात बहुत अच्छे से? ठीक है। चलिए, तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि दिस मींस इफ 1 कूलाम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज flows through a cross section for a second, it would be equal to a 1 एम्पियर। तो आपको जैसे याद रह जाए वैसे आप याद कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन कई बार आपका पूछा गया है कि डिफाइन 1 एम्पियर क्या होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है आपका बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पर जरा ध्यान से देखना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं पहले हम लोग। तो द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है उसका जो अमाउंट है एक पॉइंट पर, मान लो ये कोई कंडक्टर था, यहाँ पर क्या है? ए पॉइंट है, और यहाँ पर क्या है? हमारे पास बी पॉइंट है, लेट सपोज। तो द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है। बस अब आप अभी डेफिनेशन को देखो। बात चल रही है पोटेंशियल डिफरेंस की, कि द डिफरेंस इन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 पॉइंट्स। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि देखो क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, की डिफरेंस इन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अभी क्या कहा था हमने कि यहाँ पर क्या है? एक कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर में ऐसे करके कोई कंडक्टर बना लेते हैं हम लोग। इस कंडक्टर में क्या है? एक सेकेंड, थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं। देखिए एक सेकेंड, एक कोई कंडक्टर है। ठीक है। उस कंडक्टर में मान लो कोई एक पॉइंट ले लिया मैंने, मान लो ये वाला पॉइंट ले लिया, लेट सपोज। ठीक है। ए पॉइंट नाम दिया मैंने। यहाँ पर क्या है हमारे पास? चार्जेस, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का अगर अमाउंट, कितना अमाउंट प्रेजेंट है इस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर, तो वो तो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। लेकिन अगर वो कह दिया जाए कि भाई 2 पॉइंट, एक पॉइंट और है, क्योंकि डिफरेंस की जब बात हो रही होती है ना, तो डिफरेंस हमेशा हम 2 पॉइंटों के बीच में करते हैं। तो डिफरेंस इन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 पॉइंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। और इसको हम जो डिनोट करते हैं वो करते हैं बेटा कैपिटल वी से। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज वोल्टेज। क्या बोलते हैं इसको? V का मतलब होगा वोल्टेज, विच इज इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट अगेंस्ट द स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या मतलब हुआ जरा समझते हैं इसे अच्छे से, कि भाई जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज डिनोटेड बाय V, है ना, V से। अब वो यूं कह रहा है कि वो इक्वल होता है बेटा W अपॉन में C। अब W अपॉन में C का मतलब यहाँ पर क्या है? चार्ज है। W अपॉन में Q बोल देते हैं इसको। ठीक है। तो W क्या है हमारे पास? वर्क डन है।
अब वर्क डन का मतलब क्या हुआ, मान लो कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने पर, एक कूलाम चार्ज को ले जाने पर जितना वर्क डन करना पड़ रहा है हमें, वो 1 वोल्ट के बराबर होगा। मतलब क्या हुआ, इस बात का मतलब क्या हुआ कि भाई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर हमें जो है एक कूलाम चार्ज, कितना चार्ज होगा, एक कूलाम चार्ज को ले जाने में कितना वर्क करना पड़ रहा है, वो हमारा किसके इक्विवेलेंट होगा, 1 वोल्ट के इक्विवेलेंट होगा। आ रही है बात समझ में? तो ऐसा यूनिट, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की ऐसा यूनिट की बात करें तो वो भी क्या होती है, हमारी वोल्ट ही होती है, जिसको हम कैपिटल वी से डिनोट करते हैं। क्लियर हो गई है ये वाली बात? ठीक है, मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एक बार फिर से समझा देता हूं। फॉर एग्जांपल, ध्यान से देखना सारे बच्चे, कि मान लो आपके पास क्या है, एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर में क्या है, हमें क्या करना है बेटा, एक कूलाम चार्ज, ठीक है। और आप लोगों को मैंने अभी बताया था 6 इंटू 10 की पावर 8 कितने होते थे, 6 इंटू 10 की पावर 18 होते थे। चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ, 6 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। अभी हमने ऊपर अभी डिस्कस करा था, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि एक कूलाम चार्ज है, उसको फ्लो कराने के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जो वर्क डन करना पड़ेगा वो 1 वोल्ट के बराबर होगा, ठीक है। एक कूलाम चार्ज हमें एक पॉइंट से, मतलब ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, यहां से यहां तक फ्लो कराने के लिए हमें जो वर्क डन करना पड़ेगा, डब्ल्यू करना पड़ेगा, वो क्या होगा, हमारा 1 वोल्ट के इक्वल। आ रही है बात समझ में? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जैसे हमने क्या बोला, 1 वोल्ट इज इक्वल टू क्या था, फॉर्मूला क्या था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या था, V इज इक्वल टू आया था डब्ल्यू अपॉन में Q आया था, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर जरा ध्यान से देखना कि जो वर्क डन होगी उसकी ऐसे यूनिट क्या होगी, जूल होगी, तो 1 जूल अपॉन में, और क्यू क्या है, नेट चार्ज है, तो उसकी ऐसे यूनिट क्या होती है, कूलाम होती है। तो 1 वोल्ट इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू जूल पर कूलाम। क्लियर हो गई, ये वाली बात समझ में आ गई। तो हम अगर डिफाइन करने के लिए आए, क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, जैसे भी हमने ऊपर डिस्कस करा था डिफाइन 1 एम्पियर, तो यहाँ पर हम डिफाइन कर रहे हैं डिफाइन 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन करोगे, ध्यान से देखना सारे बच्चे, कि एक एक कूलाम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए हमें 1 जूल एनर्जी खर्च करनी पड़ी, वो किसके इक्विवेलेंट होगा, 1 वोल्ट के इक्विवेलेंट होगा। आ रही है बात समझ में? ठीक है, चलिए। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है हमारे पास, जो पोटेंशियल डिफरेंस को मापने के लिए, मेजर करने के लिए जो हम डिवाइस यूज करते हैं, वो करते हैं बेटा वोल्ट मीटर। ठीक है, आपका एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है ये चीजें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर का काम होता है बेटा, अगर कोई सर्किट है, उस सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करना या फिर मेजर करने का काम किसका होगा बेटा, गैल्वेनोमीटर का। और छोटा से छोटा करंट जो, जैसे ऐसा यूनिट क्या थी, करंट की एम्पियर थी, तो मिली एम्पियर भी अगर करंट फ्लो कर रहा हुआ तो वो डिटेक्ट कर लिया जाएगा किसके द्वारा, गैल्वेनोमीटर के द्वारा। ठीक है, चलिए, ये तो था इस चैप्टर का बहुत बेसिक पार्ट। लेकिन यहाँ पर मैं आपको कहूंगा कि ये जो ओम्स लॉ है जो हम शुरू करने वाले हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड पर्पस के लिए। तो बोर्ड में कई बार पूछा गया है कि ओम्स लॉ क्या है, वो होता है, डिफाइन करिए, ठीक है, उसका एक्सप्रेशन बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे नई चीज शुरू हो रही है इस हमारे चैप्टर की, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे इस चैप्टर की। चलो, तो ओम्स लॉ क्या होता है कि ओम्स लॉ स्टेट दैट द पोटेंशियल डिफरेंस जो अभी हमने पढ़ा था बिटवीन 2 पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट। मतलब क्या हुआ कि भाई मान लो कोई कंडक्टर था हमारे पास, उस कंडक्टर में एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा, 2 पॉइंट हो गए, ए और बी पॉइंट। ठीक है, तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर कितना करंट बाहर गया है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, करंट के। जितना करंट गया उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, तो जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन हटाते हैं तो हमारे पास एक नया चीज आ जाती है, नई चिड़ी आ जाती है, जिसको हम आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू आई आर। आ गई समझ में बेटा? तो V इज इक्वल टू आई आर। अब ये आर नाम की चिड़िया क्या है, तो आर होती है बेटा
आर होता है हमारा रेजिस्टेंस। और हिंदी में अगर मैं बात करूं रेजिस्टेंस की तो मतलब क्या हो जाएगा बेटा, ये क्या एक तरह से रुकावट। क्लियर हो गई, क्या हो गई, ये रुकावट हो गई। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं एक बार की रेजिस्टेंस को भी डिफाइन कर लेते हैं। रेजिस्टेंस क्या होती है, तो रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर। अच्छा, ये ना पता है पहले से ही इनबिल्ड होती है किसी भी कंडक्टर के अंदर। मान लो ये कंडक्टर है, कोई वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है लेट सपोज, तो करंट को रोकेगा कौन, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का काम क्या होगा, करंट को अच्छे से फ्लो ना होने देना। आ रही है बात समझ में। तो ये जो ये बीच में जो ऑब्स्टेकल है, ये जो रुकावट है, ये करंट को क्या है, फ्लो होने से रोक रही है। ये हर एक कंडक्टर की क्या होगी, अपनी अलग अलग रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस की जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है बेटा ओम। क्या होगी, ओम। और इसको डिनोट करते हैं इस तरह से। क्लियर हो रही है वाली बात। तो 1 ओम इज इक्वल टू, अभी देखो ध्यान से देखना सारे बच्चे, मैं इसको एक बार रफ कर देता हूँ और आपको समझा देता हूँ। 1 ओम भी आपसे, जैसे हम लोगों ने अभी 1 एम्पियर डिफाइन करा है ना, 1 एम्पियर डिफाइन करा, 1 वोल्ट डिफाइन करा, इसी प्रकार से 1 ओम को भी डिफाइन करने के लिए पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो V इज इक्वल टू आपके पास आया था बेटा आई आर, तो यहां से R का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, V अपॉन में I। अगर आप रिलेशन देख पा रहे होगे इसका, तो रिलेशन क्या आ रहा है कि जो R है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके बेटा, करंट के। इसका मतलब ये हुआ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर करंट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगी। यस और नो। फॉर एग्जांपल इसको और अच्छे गहराई से समझते हैं बेटा, कि मान लो लेट सपोज कि कोई एक कंडक्टर है हमारे पास। क्या है बेटा, एक कोई कंडक्टर है। ठीक है, अब कंडक्टर जरा ध्यान से देखना, कंडक्टर का मतलब हुआ कि करंट फ्लो हो सकता है उसमें। अब यहाँ पर करंट जो है वो फ्लो हो रहा है, ठीक है बेटा, लेकिन अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस मतलब रुकावट कम होगी तो करंट ज्यादा से ज्यादा फ्लो होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो रेजिस्टेंस जो है, आर जो है वो ज्यादा हो गई, बढ़ गई, ठीक है, तो करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। भाई करंट को रोकेगा रेजिस्टेंस। यस और नो। तो इसका एक कैसा रिलेशन आता है हमारा, आर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, करंट के। तो करंट क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस के। तो एक चीज बढ़ेगी और एक चीज घटेगी। क्लियर हो गई है। तो आप, अब फॉर्मूला क्या आया था आपके पास, आर बराबर में V अपॉन में आई आया था। ठीक है, तो आर की ऐसे यूनिट क्या होती है, ओम होती है। तो 1 ओम इज इक्वल टू, वोल्ट की क्या होती है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस की क्या होती है, वोल्ट ही होती है, अपॉन में आई की क्या होती है, एम्पियर। यस और नो। तो अगर आपसे कह दिया जाए कि भाई आप मुझे बताओ कि 1 ओम किसके इक्विवेलेंट होगा, तो आप इस स्टेटमेंट से, जो भी मैंने ब्लू से लिखा हुआ है बेटा स्टेटमेंट, उस स्टेटमेंट से आप कहोगे कि सर कि 1 ओम इज इक्विवेलेंट टू वोल्ट पर एम्पियर। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, इसको भी डिफाइन करिए। डिफाइन करने के लिए आएगा कि भाई डिफाइन करिए 1 ओम को, डिफाइन 1 ओम, है ना। तो डिफाइन करते हैं 1 ओम को कि भाई 1 एम्पियर जो है करंट फ्लो हो जाए हमारे 1 वोल्ट में, तो वो क्या होगा, 1 ओम के इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, जरा एक बार देख लेते हैं कि फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ द ओम्स लॉ, ठीक है, इट इज ऑब्वियस दैट इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ रजिस्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। दिस मींस इलेक्ट्रिक करंट विल डिक्रीज विद इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। तो जो बात हमने हिंदी में करी थी वो यहाँ पर इंग्लिश में लिखी हुई है कि भाई अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, ठीक है, तो करंट क्या होगा, कम होगा, क्योंकि वो उसको फ्लो होने से रोकेगा। क्लियर हो गई है। ठीक है, तो द ग्राफ ऑफ V पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस I, ठीक है, तो इसका जो ग्राफ है वो बेटा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। ये हमने एक ग्राफ ड्रॉ करा, यहाँ पर हमने V लिख दिया और यहाँ पर हमने लिख दिया बेटा I। ठीक है, तो हमसे पूछा जाता है कि भाई इन दोनों का एक ग्राफ है, वो आप ड्रॉ करके बताइए इन दोनों का ग्राफ क्या होगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि भाई V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के। इसका मतलब तो ये हो गया कि I बढ़ेगा तो हमारा ये जो V है वो भी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ आता है वो कुछ इस तरह से आता है आपका, और ये जो ग्राफ होता है वो होता है बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। यस और नो। इसका मतलब ये है कि अगर आप इस ग्राफ पर कहीं पर भी कोई पॉइंट ले लेते हो तो V पर भी डालते हो और I पर भी डालते हो। तो यहाँ पर दो मैंने आपको मैं चेक करके दिखाता हूँ। मान लो ये I1 है और ये I2 है,
ये V1 है और ये क्या है बेटा V2 है। तो I1 के लिए V1 क्या नाम है जो है पोटेंशियल डिफरेंस होगा, I2 के लिए क्या होगा V2 होगा। तो अगर आप ओरिजिन से चेक कर रहे हो 0,0 होता है, यहाँ पे सारे बच्चे जानते हैं। तो यहाँ पे अगर करंट बढ़ा तो देखो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ा, और करंट और बढ़ा तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस और बढ़ गया। तो ये क्या होगा बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ होता है। और ये ग्राफ जो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है आप लोगों से, यस और नो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक आपकी स्क्रीन पर है बेटा, ध्यान से देखेंगे इस वाले टॉपिक को थोड़ा सा, कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर है मेरे बच्चों कि जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करेगी। तो पहले तो मैं एक बहुत बड़ा जो है कंडक्टर बना रहा हूँ जूम करके, ठीक है, ताकि आप यहाँ पे मैं बहुत सारी चीजों को क्या कर सकूं, एक्सप्लेन कर सकूं। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो गया, एक हो गया कंडक्टर में। ठीक है, अब इस कंडक्टर में आप चेक करो और देखो कि क्या नाम है जो है, अगर मान लो करंट जो है वो हमारा इस तरफ फ्लो कर रहा है, ठीक है, करंट जो है वो क्या है, इस तरफ फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर बीच बीच में क्या होगी, कहीं ना कहीं रुकावटें होंगी जो करंट को फ्लो होने से रोक रही होगी। बेटा वीडियो अगर नहीं चल रही है थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, वीडियो नहीं सही चल पा रही है, ठीक है, सॉफ्टवेयर में दिक्कत है। तो यहाँ पर क्या है, ये क्या है, ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या कर रही है, करंट के फ्लो को रोक रही है ना, इसको बाहर निकलने में दिक्कत कर रही है। अच्छा एक चीज और देखो कि रेजिस्टेंस जो है वो किस किस चीजों पर डिपेंडेंट होगी भाई। पहला होगा नेचर ऑफ मटेरियल, कहने का क्या मतलब हुआ कि भाई कैसा अगर कंडक्टर है, इंसुलेटर है ना, तो उस पर डिपेंडेंट होती है रेजिस्टेंस। तो और दूसरा है हमारे पास लेंथ ऑफ कंडक्टर, तो आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी लेंथ के, लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी, यस और नो। ठीक है, और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। मतलब समझ में नहीं आया, अब जरा ध्यान से देखो, ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो बहुत ज्यादा है या नहीं है, तो यहाँ पर करंट जो है वो ज्यादा अच्छे से फ्लो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, रेजिस्टेंस कम होगी। लेकिन अगर मैंने यहीं कहीं पे एक एग्जांपल ये वाला ले लिया, यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया जो है देखो बेटा कितना कम है ना, तो यहाँ पर तो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगी, तो करंट फ्लो हो ही नहीं पाएगा, मतलब कम हो पाएगा। आ रही बात समझ में, करंट जो है वो कम फ्लो होगा। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा तो रेजिस्टेंस घटेगी, और रेजिस्टेंस अगर बढ़ी तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा बेटा, घटेगा। तो एक इक्वेशन ये आ गई हमारे पास, और एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो हम बोल देंगे कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन में A। और जब डायरेक्टली प्रोपोर्शन का हम साइन हटाते हैं मेरे बच्चों, तो R इज इक्वल टू रो L अपॉन में A। ये जो रो नाम की चिड़िया है इसको बोलते हैं हम रो, और इसी को ही बोलते हैं हम बेटा रजिस्टिविटी। क्या बोलेंगे, रजिस्टिविटी। क्लियर हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास ये रो जो आई है फॉर्मूले में, रो को ही हम बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, या फिर इसको हम बोलते हैं बेटा रजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। इसकी जो ऐसा यूनिट होगी बेटा वो कैसे निकालेंगे हम, ओम मीटर होती है। तो इसे एक बार चेक कर लेते हैं कि इसकी ऐसा यूनिट कैसे आती है। ठीक है, एक सेकेंड, इसको मैं रफ कर दूं। अगर यहाँ तक समझ में आ रहा है तो बेटा कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिख दो कि हाँ यस सर समझ में आ रहा है। ठीक है, और अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो देखो बेटा हमारे पास फॉर्मूला आया था R बराबर में रो L अपॉन में A। तो इस फॉर्मूले से मैं क्या कर सकता हूँ, रो की वैल्यू निकाल सकता हूँ, तो R मल्टीप्लाई में A अपॉन में क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, यस और नो। ठीक है, R की ऐसा यूनिट अभी हमने पढ़ी थी ओम, मल्टीप्लाई में A की वैल्यू क्या होती है, एरिया आई है, एरिया हमेशा किस में आता है, मीटर स्क्वायर में आता है, अपॉन में, और L किस में नापते हैं, मीटर में नापते हैं, तो मीटर से 1 मीटर ये कट गया, तो क्या आ गया बेटा आपके पास, ओम मीटर। तो ऐसा यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी इज ओम मीटर। क्लियर हो रही है चीजें अच्छे से एकदम। चलिए अब एक क्वेश्चन है आपके पास, वो क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं कि हमसे कह रहा है कि बेटा कंप्यूट रजिस्टिविटी, मतलब पहले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है वो देख लेते हैं। रजिस्टिविटी हमसे फाइंड आउट करवाई गई है, लेकिन भाई रेजिस्टेंस हमारे पास 2 ओम दे रखा है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपके पास गिवन है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, और लेंथ भी गिवन है। लेंथ कितनी दे रखी है बेटा, L इज इक्वल टू दे रखा है 15 सेंटीमीटर। तो फटाफट से क्या करना है, रो का फॉर्मूला लगा दो। अभी हमने ऊपर लिखा था R A अपॉन में L, R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, एरिया कितना है हमारे पास 25 है, अपॉन में L कितना है 15 है,
कट पिट रहा है या नहीं कट रहा है? तो देख लो जरा, पचम 25 और पातिया 15, तो 10 अपॉन में क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, और ये क्या आ गई? ओम मीटर आ गई। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, सिंपल सा क्वेश्चन। चलिए भाई, ये है थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजें इस चैप्टर की, कि कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, ठीक है, सीरीज में या फिर पैरेलल में, कैसे हम रजिस्टर्स को सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो वो चीज हमें यहाँ पर देखनी है। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस रजिस्टर। तो सबसे पहला आता है सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में सारे बच्चे ध्यान से देखना, मैं एक एक चीज आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो मान लो हमारे पास क्या है? एक रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस का सिंबल इसी प्रकार से होता है जैसे मैं बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या है? मैंने 3 रेजिस्टेंस बना दी। ठीक है बेटा, और इसको कनेक्ट किया मैंने बेटा बैटरी से। ठीक है, ये हमारी बन गई बैटरी, और यहाँ पर हमने लगा दी एक छोटी सी की। ठीक है, यहाँ पर हमने लगा दिया बेटा एमीटर। ठीक है बेटा, चलिए, तो ये जो बड़ा डंडा होता है, इसकी ये होता है हमारा पॉजिटिव, और ये होता है निगेटिव। तो पॉजिटिव टू निगेटिव हमारा करंट क्या होता है बेटा? फ्लो करता है। ठीक है, ये मान लो R1 रेजिस्टेंस है, ये R2 रेजिस्टेंस है, और ये हमारी है R3 रेजिस्टेंस। बताओ समझ में आ रही है बेटा सारे बच्चों को? वेरी गुड। चलिए, अब ध्यान से देखो बेटा, यहाँ से जैसे करंट फ्लो हो रहा होगा, तो यहाँ पर क्या नाम है? एक वोल्टेज भी तो हो रहा होगा, वोल्टेज भी तो आएगा। यस और नो? अच्छा, अगर यहां से मान लो आई करंट फ्लो हुआ, तो आई करंट इसमें भी होगा, आई करंट हमारा इसमें भी होगा, आई करंट हमारा इसमें भी होगा, और वापस भी कौन सा करंट आ रहा होगा? आई ही आ रहा होगा। तो इसका मतलब तो ये हो गया, अगर मैं सीरीज की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ बेटा? देख लेना, सीरीज की बात चल रही है यहाँ पे। तो सीरीज के केस में करंट तो मेरे बच्चों क्या है? करंट क्या होगा? सेम होगा। करंट क्या हो रहा है? सेम हो रहा है। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस, हमने यहाँ पर ये गलती कर दी है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा ना, वो हर एक के लिए क्या क्या होगा बेटा? अलग अलग होगा। तो यहाँ पर हम क्या बनाएंगे? R1 के लिए हमने बना दिया V1। ठीक है, और यहाँ पर हम R2 के लिए बना देते हैं V2। ठीक है, और R3 के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो बना दिया हमने V3। तो यहाँ पर जो हमारे पास वोल्टेज आएगा मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या आएगा? डिफरेंट आएगा। क्लियर हो रही है? तो क्या डिफरेंट आया? वोल्टेज आया। मैं प्रॉपर वोल्टेज की बात करूं, मतलब टोटल वोल्टेज की बात करूं, दैट इज V1 प्लस V2 प्लस में V3। बोलो समझ में आ रही है ये चीज? क्या बोल दिया मैंने? V1 V2 V3। क्लियर हो गई बेटा? चलिए, अब आगे देखते हैं। तो V हमारे पास क्या होता है? फॉर्मूला आई आर होता है, लेकिन सीरीज की बात चल रही है ना, तो हम यहाँ पे आर एस लिखेंगे। और V1 का मतलब होता है आई और R1। अब I1 क्यों नहीं लगाया? ये करंट तो सेम है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा? इसी प्रकार से IR2 हो जाएगा, इसी प्रकार से IR3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं बेटा? एक सेकेंड, तो थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, आई हमारा सब में कॉमन आ रहा है, तो हमने क्या काम किया बेटा? आई कॉमन ले लिया इधर से, और हमारे पास अंदर क्या बचा बेटा? R1 प्लस में R2 प्लस में R3। तो आई से आई कैंसिल आउट हो गया। तो रेजिस्टेंस अगर सीरीज में होगी तो उसका फॉर्मूला आएगा R1 प्लस में R2 प्लस में R3। बताओ समझ में आया बेटा? बहुत अच्छे से। तो ये फॉर्मूला होता है हमारा किसके लिए? सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। और मैं आपको बता दूं, दो बातें आपको याद रखनी है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या होगा? सेम होगा, और वोल्टेज जो आएगा वो आएगा हमारा डिफरेंट। क्लियर हो गई? चलिए, अब शुरू करने जा रहे हैं हम पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसको भी बहुत अच्छे से बनाएंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन को भी समझते हैं, ये डेरिवेशन पूछ लिए जाते हैं, तो ये आपको आने चाहिए। ठीक है, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है। ठीक है, तो मान लो ये एक सर्किट बनाया हमने कुछ इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या है? पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की जो प्रॉपर्टी रहेगी वो ऊपर और नीचे रहेंगे हमारे क्या? रेजिस्टेंस। थोड़ा सा बेटा एडजस्ट कर लेना, इसी प्रकार से बन पा रहे हैं। सॉरी, यहाँ पे छोटा आएगा एक, यहाँ पर आ गई आपकी की, यहाँ पर आ गया एमीटर, और ये इस तरह से।
ये क्या होगा बेटा, पॉजिटिव होगा, तो यहाँ से क्या होगा, करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखो बेटा, एक दो बातों को नोटिस करते हैं हम लोग कि जैसे करंट यहाँ पर गया तो यहाँ पर इस पॉइंट पर, ब्लू वाले पॉइंट पर करंट बटेगा। यहाँ पर मान लो आ जा रहा है I1 और यहाँ पर जा रहा है बेटा I2 और यहाँ पर करंट जा रहा है क्या, I3। ये रेजिस्टेंस थी R1, ये रेजिस्टेंस थी R2 और ये रेजिस्टेंस थी R3। क्लियर हो रही है अगली बात। तो यहाँ पर करंट जो है, टोटल करंट की अगर मैं बात करूं आपसे तो क्या जा रहा है, I1 प्लस में I2 और प्लस में I3, है ना। तो ये करंट फ्लो हुआ, लेकिन यहाँ पर करंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना। पिछली बार क्या हो रहा था, करंट सेम था, तो यहाँ पर जो करंट होगा आपका मेरे बच्चों, वो क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। बताओ समझ में आ रही है अगली बात। और जो वोल्टेज होगा, वोल्टेज जो होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, सेम हो जाएगा, है ना। तो वोल्टेज भी आपको दिखाना पड़ेगा यहाँ पर लगा देते हैं वोल्टेज, जो कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, तो वोल्टेज क्या हो गया, सेम हो गया। ये कंडीशंस आपको याद होनी चाहिए, ये आपसे एमसीक्यू वगैरह में पूछी जाती है। ठीक है, अब क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या कहता है आपका बेटा, V इज इक्वल टू आई आर बोलता है ना। तो अब यहां से करंट की वैल्यू निकाल सकता हूं, करंट की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास क्या, V अपॉन में R। तो ये मान लो पहली इक्वेशन, तो बस इस I की वैल्यू जो है पुट कर देनी है हमें। तो कैसे पुट करेंगे, ध्यान से देखते चलेंगे बेटा। क्या हो जाएगा, I की जगह क्या हो जाएगा, V अपॉन में R इज इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या I1 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो हमारा सेम है, तो V की जगह तो V रहेगा, और यहाँ पर नीचे क्या हो जाएगा, R1 प्लस में I2 की जगह क्या आ जाएगा, V अपॉन में R2, और I3 की जगह क्या आ जाएगा, V अपॉन में R3। अच्छा, ये पैरेलल की बात चल रही है ना, हम पैरेलल की बात कर रहे थे, है ना। तो पैरेलल में ना यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो आरपी ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, V अपॉन में आरपी बराबर में, V यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा हमारे पास R1 प्लस में 1 अपॉन में R2 प्लस में 1 अपॉन में R3। तो V से V क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, 1 अपॉन में आरपी बराबर में 1 अपॉन में R1 प्लस में 1 अपॉन में R2 प्लस में 1 अपॉन में R3। तो ये आता है हमारे पास क्या बेटा, पैरेलल